विश्व सरकारें टैक्स के मामले में विरोधों और जनता का विरोध सहन कर रही हैं। क्या हो वैश्विक सरकारों की टैक्स नीति, व्यवहारिक टैक्स नीति? इतिहास में कई किंवदंतियां हैं, इतिहास के कई विशेषज्ञ रहे, अर्थशास्त्री रहे और उन्होंने अपने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। कुछ वाकई विशेष अर्थशास्त्री थे, कुछ नीति सुधारक थे, कुछ नीति मार्गदर्शक थे। जैसे भारत में चाणक्य, इतिहास में चाणक्य की किंवदंतियां हैं और प्रमाणित जानकारियां भी हैं। तो चाणक्य की जो नीति थी वो क्या व्यवहारिक टैक्स नीति की और आज संज्ञान ला रही है? चाणक्य ने सरकारों के शासन संचालन के बारे में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए जो लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने वाले होते हैं। उसमें से प्रमुख सिद्धांत एक रहा कि सरकारों ने जनता से टैक्स अनुपात से शने शने इस तरह से इकट्ठा करना चाहिए जैसे एक मधुमक्खी एक कमल के उसमें से, कमल के फूल में से शहद एकत्र करती है। मधुमक्खी का तरीका ये होता है कि वो धीरे धीरे बैठती है और धीरे धीरे फूल के ऊपर से शहद को इकट्ठा करती है। इस तरीके से करती है कि फूल की शोभा, उसकी सुंदरता भी बनी रहती है और साथ में जो मधुमक्खी का उद्देश्य है शहद को इकट्ठा करना, वह भी बना रहता है। मतलब लिव और लेट लिव, मतलब जिससे आप टैक्स वसूल करें वो भी जिंदा रहे और जो टैक्स वसूल कर रही है वो भी रहे। दोनों के बीच अनुपात होना चाहिए क्षमता के अनुसार। गरीब आदमी और अमीर आदमी, ये जो दो अंतर हैं, ये सिर्फ धन के अंतर नहीं है। मूल रूप से अंतर क्या है? अर्थव्यवस्थाओं के अंतर है। एक अर्थव्यवस्था जिसमें जनहितों की बात रखी जाती है, जिसमें जनता को प्राथमिकता मिलती है, जहाँ विकेंद्रीकरण होता है उद्योगों का, ताकि जो लोग हैं वे स्वयं अपने घरेलू उद्योग जो परंपरा से चले आ रहे हैं वो बने रहें और साथ में सरकारों को भी शने शने कुछ टैक्स मिलता रहे। आज सारे टैक्स का केंद्र कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ हो गया, परंतु जो गरीबों के जितने उद्योग थे वो उद्योग भी चौपट हो गए और छोटे छोटे उद्योगों पर इतना कर लगाना शुरू कर दिया कि वो मधुमक्खी का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हमें यहाँ पर पूर्ण रूप में गलत दिखाई दे रहा है। चाणक्य की नीति को उद्धत करता हुआ एक सिक्का जारी हुआ भारत सरकार द्वारा, 150 रुपए का, अलग अलग डिनोमिनेशंस का, 5 रुपए का। उसमें कमल का फूल और उसके ऊपर मधुमक्खी का चित्रण है। ठीक है, कमल के ऊपर मधुमक्खी बैठी है और साइड में जो चित्र बना है सिक्के का, उस पर चाणक्य की छवि उल्लेखित है। और चाणक्य को उन्होंने ये बताया कि टैक्स का मार्गदर्शक, और इसको आयकर विभाग के माध्यम से जारी हुआ, लेकिन जारी करने वाला था, सिक्का जारी करने वाला था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज जो सिक्का जारी हुआ था वर्ष 2010 में, और जो नोटबंदी के बाद जो 5-7 साल बाद जो एकाएक सिक्के पे उद्धत जो लक्ष्य थे, उसके विपरीत सरकारों ने उस सब टैक्स को काला धन मान लिया। तो क्या ये टैक्स के लिए काला धन मानना सभी जनता का, क्या ये चाणक्य नीति के दायरे में था? देखिए, चाणक्य ने जो प्रक्रिया बतलाई, क्योंकि उस प्रक्रिया का हम पालन करते हैं और विकास में अनुपात बनाए रखते हैं, क्योंकि वो कर इसलिए वसूला जाता है कि जनता की उन्नति, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता का विकास हो। यहाँ पर धन को काला धन बता दिया, ना कि चाणक्य ने ये नहीं बताया था। चाणक्य ने धन संग्रह को काला नहीं बताया था। काला सफेद ये मापदंड तो सरकारों ने तय किए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो सरकार की नीतियाँ उस वक्त में पूरे उद्योगों पर एक निगाह रखने वाली थी, और वो निगाह ऐसी थी कि जिसमें वो आगे बढ़ें। विश्वास की भावना थी, विश्वास थी। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात, भारत में एक बात याद रखिए कि
भारत की अर्थव्यवस्था कोई रिजर्व से प्राचीन काल में जैसे आज हमने बना रखी वैसी नहीं थी। जो भी मुद्रा होती थी उसकी यथार्थ वैल्यू होती थी, जिस धातु की बनी हुई है उतना ही उसका मूल्य होता था। आज ऐसा नहीं है। यदि आप देखें, एक सिक्का है 150 रुपये का, यदि उसकी धातु को देखें या किसी दूसरे सिक्के को देखें तो उसकी धातु कीमत कम है और उस पर छपी हुई कीमत ज़्यादा। यहाँ पर एक बहुत ही संविधान विरोधी कृत्य हो गया कि जो जारी करता है, मुद्रा जारी करता है, उसकी लायबिलिटी को समाप्त कर दिया। तो ये चाणक्य की पूरी नीति फेल तो नहीं हुई? देखिए, यहाँ चाणक्य ने जो निर्देश दिया है वो निर्देश उद्योगों से कर वसूली की बात का है, परंतु जब आप सब तरह के नियंत्रण उन पर लगाए हुए हैं और उन नियंत्रण में आपने ऐसे कानून बना लिए हैं कि आप कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकेंगे। अब ऐसी स्थिति में यदि हम ये सोचें कि कर के माध्यम से हम काला धन इकट्ठा कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ये तो एक फिर से काला धन की फिर प्रक्रिया, एक चक्कर चलता रहेगा। फिर काला धन बढ़ा, फिर उसको जो है आप इकट्ठा कीजिए। इसके बजाय यदि उद्योगों को संचालन इस तरह से करें हम कि जिसमें काला धन विकसित ही नहीं हो पाए। भाई हर धन की आपने एक बात की थी कि प्राचीन मुद्रा में विश्वास था, जितनी धातु थी उतना उसका मूल्य था। आज स्थिति यह है कि जो नोट जारी कर रहा है, जो मुद्रा जारी कर रहा है, उसकी लायबिलिटी ही समाप्त कर दी सरकार ने। तो ये क्या दिवालियापन का निशान तो नहीं? ये देखिए, इसको इसके साथ न जोड़ा जाए। मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ मुद्रा में क्रेडिटेबिलिटी होती है। पहले लोग कहते थे कि एक मूछ का बाल मेरा है, ये गिरवे रख लीजिए, और एक सेठ की उसका जो वचन है वो वचन बिल्कुल 100% खरा है, उसने जो कहा है उसका वो पालन करेगा। तो लोग मूछ के बाल को भी गिरवे रख करके पैसा लेते थे और वापस पैसा लौटाते थे। मूल कारण क्या? विश्वसनीयता। तो आज विश्वसनीयता के ऊपर संकट पैदा होने के कारण हम सब डगमगाए हैं। हमारी विश्वास न उद्योगपतियों में है, हमारा विश्वास न। मेरा प्रश्न ये है कि मुद्रा जारी करने वाला व्यक्ति, जो भी संस्था है, सरकार है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसको अपने जारी नोटों पर ही विश्वास नहीं, तो ये कैसे संभव है? उस पर लिखा रहता है प्रॉमिस टू पे। वो प्रॉमिस हटा दिया सरकार ने, रिजर्व बैंक के दायित्व को समाप्त कर दिया। नहीं, ये प्रॉमिस तो ये अभी अध्यादेश हुआ देश में, तो क्या रिजर्व बैंक की औचित्यता शून्य हुई? नहीं, देखिए, प्रॉमिस लिखा हुआ उस पर, तो ये तो एक आवश्यकता है, क्योंकि वो एक लीगल है कि भाई आप आई प्रॉमिस टू पे, मतलब इसके बराबर लिखा हुआ आई प्रॉमिस टू पे दी सम। अमाउंट को लिखा है कि इतने की हम आपको, चाहे वो कागज चाहे एक 5 रुपए की कीमत का है और तो उस पर 100 रुपया छपा हुआ है, तो हम 100 रुपए के मूल्य को हम देने तो के लिए आज चाणक्य नीति और भारत की जो नीति है, मौद्रिक नीति, उसमें पूरा विश्वास और अविश्वास का पुट देखने को मिल रहा है। ये जरूर मुझे लगता है कि आई प्रॉमिस टू पे जो पहले सरकार का प्रॉमिस था वह रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास जो है, कल अगर बदल गया, सरकारें आती हैं, सरकारें बदलती हैं, और एक स्थिति ये भी आएगी इस मौद्रिक अस्थिरता में, जैसे हमने वॉर टाइम पे देखा था कि लोग 1000 के नोट में 1 रुपये का भी नोट उनको देते नहीं थे, कीमत नहीं देते थे। लोग टोकरों में भर करके नोट ले जाते थे और वस्तुएं कम मिलती थी। कारण क्या? कि अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। ऐसी स्थिति में आई प्रॉमिस टू पे, मतलब रिजर्व बैंक की गारंटी हर मुद्रा पर होना, यह अर्थशास्त्र के नियमानुसार है, ऐसी मेरी मान्यता है मुद्रा शास्त्र की। और